नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी कड़ी में संजय सिंह जी हैं। शिप्रा सन सिटी वार्ड नंबर 100 से काउंसलर हैं, इंदिरापुरम गाजियाबाद से। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, इनसे तमाम बिंदुओं पर बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि शिप्रा सन सिटी में अब तक जो है एक काउंसलर के तौर पर इन्होंने लगभग 5 साल के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिसके चलते जनता फिर से इनको भरोसे पर ले। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि नियर अबाउट 5 साल का कार्यकाल आपका बीत रहा है, तो आपने इन 5 सालों में कौन कौन से कार्य किए हैं जिसके चलते जनता आपको फिर से भरोसे पर ले, आपको फिर से जनादेश दे? आप जब चुनाव लड़ते हैं ना, आप एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और मैनिफेस्टो बनाकर आप ये तय करते हैं कि आपको ये काम करना है और उस काम को करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी होती है। उसके द्वितीय जिम्मेदारी होती है कि मनुष्य जहां आप जो लोग आपको वोट दिए हैं उसके जीवन के से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, आप उसमें कितने खरे उतरते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप वचनबद्ध होके आए हैं और आप अपनी इच्छा से पार्षद बने हैं, इच्छा से टिकट मांगे हैं, तो आपने जनता के बीच अपना समय दिया कि नहीं दिया। आप आरोप प्रत्यारोप के फेरों में तो नहीं पड़े। ऐसा तो नहीं कि आप पार्षद बन गए उसके बाद आप पर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखी जाती है, समझी जाती है। ऐसे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने सीट के ऊपर आप देखिए मैनिफेस्टो रखता हूँ। आप उस मैनिफेस्टो को जब देखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ जो है टिक लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ टिक नहीं लगा हुआ है, वो है हॉस्पिटल का निर्माण और यहाँ पर बस ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। दो चीज़ पर टिक नहीं है। हमने कोशिश की कि पूरे इंदिरापुरम वासियों के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बने। हम विधायक जी के साथ भी जुड़े, सांसद जी के साथ भी जुड़े, नगर निगम से उसके लिए ज़मीन भी पास कराई गई। और उसके बाद हमारी कोशिश रही कि चलो ये तो बड़े लेवल का हुआ। हमने जहाँ पर शिव मंदिर बना रखा है, हमने उसके पास में ही एक हॉस्पिटल निर्माण किया और हॉस्पिटल निर्माण किया जिसका कि अभी 15 अगस्त को हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि हम ऐसे लोग, मान लीजिए जिसके पास पैसे नहीं हैं और आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना, तो आपको टेंशन हो जाती है कि 100-150 रुपये देने पड़ेंगे। आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो आपको लगता है करने पड़ेंगे, छोटी छोटी बीमारी। और साथ में क्या है, इस शहर के अंदर बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो रिटायर्ड हैं और वो लोग अपना समय 2-2 घंटा, 1-1 घंटा देने को तैयार किए हैं। तो जब वो देने को तैयार हैं और एक व्यवस्था हमने दिया है, तो स्वाभाविक है कि वो हॉस्पिटल कम से कम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकता में काम आएगा। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि जो ज़िला अस्पताल है, ज़िला अस्पताल का हर जगह एक डिस्पेंसरी सेंटर होता है। हमने वहाँ भी एक अपना लेटर दिया है कि भाई आप इसको, हम आपको इसको मुफ्त में दे सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ डिस्पेंसरी सेंटर बना सकते हो। सौभाग्य से 24 डिस्पेंसरी सेंटर उत्तर प्रदेश में और खोलने की बात आई है, तो कोशिश है कि उसमें एक ये भी शामिल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में नहीं, सॉरी, मेरठ रीजन में 24 खोलने की बात आई है, तो उसमें ये एक शामिल कर दिया जाएगा। अब रही बात कि लोग हमें वोट क्यों दें, मैं इनसे निवेदन करूंगा एक बार मैनिफेस्टो उतार के दिखाएं। एक बार उसको लाइए उठा के। हमने जो लिखा, हमने किया कि नहीं किया, पहला सवाल ये है। आप उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आँख कभी भी झूठ नहीं बोलता है, झूठ कान सुनता है। हर चीज़ मौजूद है और हर चीज़ का अपना, अभी आपके कैमरा के माध्यम से मेरी कोशिश होगी आप इसको देखें, क्योंकि एक छोटा छोटा पदाधिकारी को भी, पहला पॉइंट है इंश्योरिंग 100% एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए काउंसलर। आप शहर के किसी भी बसिंदे से पूछ सकते हैं कि क्या मेरी स्थिति यहाँ पर जो उपलब्धि है, जो मैं यहाँ प्रेजेंट रहता हूँ, वो कभी किसी को ऐसा हुआ कि वो काउंसलर को ढूंढा और काउंसलर नहीं मिला हो, या कोई दुख की घड़ी आई हो, या कोई विपदा का समय आया हो और हम वहाँ ना मिले हों। एक काउंसलर के बारे में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। लोगों का सोचना है कि काउंसलर का काम है कि वो नगर निगम जाएगा, बैठेगा
और बैठ के वहाँ पर अपनी बात कहेगा और हम लोग के लिए संसाधन जुटाएगा, वो नगर निगम तक ही स्थित है। नहीं, काउंसलर उस वार्ड का एक गार्जियन है। हमारा काम है कोऑर्डिनेट करना। अगर कोई रोड नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रहा है उसको हम डिफरेंट सोर्सेज से, विधायक से, सांसद से, एमएलसी से, कहीं ना कहीं से हम बनवाएं, जीडीए से, नगर निगम से, जहाँ से भी बने उसको हम बनवाएं। ये काउंसलर बेसिकली एक गार्जियन की भूमिका में है। अब जैसे यहाँ कोरोना का माहौल है, कोरोना बहुत फैल गया है, और हम चाहें कि काउंसलर जो है वो घर बैठ के टेलीफोन पर ही बात करे, संभव नहीं है। ये सब हमारा परिवार है, 8,000 परिवार यहाँ रहता है और वो मेरा परिवार है। अगर किसी को, ठीक है कुछ विरोधी होंगे, लेकिन अगर उनके भी घर में दुख होगा तो शायद हम पहला व्यक्ति होंगे जो वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि विरोध वो विचारों पर है, विरोध उनकी राजनीतिक है, विरोध उनका पर्सनल एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सार्वजनिक है। अब हमारा दूसरा है इमीडिएट एड्रेस ऑफ स्ट्रीट डॉग एंड मंकी विथ हेल्प ऑफ वेरियस एनजीओ और गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कुत्ते बंदर की समस्या बहुत है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है सरकार से लड़ना। हमने यहाँ तकरीबन आप मान के चलिए कि 75 से 80 डॉग अलग अलग एनजीओ की मदद से हो, चाहे सरकार के नगर निगम की मदद से हो, हमने उसको, कानून इतना ही कहता है कि हम स्टरलाइजेशन कराएं, और हम स्टरलाइजेशन करा रहे हैं। मंकी के लिए जो वन विभाग है उसको लिख के, जितना मंकी का क्या है, हर 6 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके, लेकिन जितना आप लगातार प्रयास करते रहिए, उसको एड्रेस करते रहिए। प्रॉब्लम कोई भी जीव ज़मीन से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोई भी जीव को ख़त्म करने का नहीं तो कम करने का प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। ये अलग बात है कि जनता समझती है, सोचती है कि यहाँ से कुत्ते बंदर एकदम ख़त्म हो जाए, नहीं संभव है। कुत्ते बंदर कंट्रोल रहें, उनकी आबादी कम रहे, तो हमें लगता है कि यही एक बहुत बड़ी सफलता हो जाती है। तीसरा लिखा है इंश्योर रोड रिपेयर थ्रू नगर निगम एंड अदर सोर्सेस। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ 2 हिस्सा है, प्लॉट 11 है, प्लॉट 10 है। प्लॉट 10 में सीमेंटेड रोड है जिसको कि बनाना, जिसकी स्थिति भी नहीं कि बनाई जाए, अच्छे कंडीशन में है। और प्लॉट 11 पुरानी सोसाइटी, यहाँ लगभग सभी रोड टूट चुके थे। हमने सांसद के, ये राज्यसभा सांसद के फंड से, एमएलसी के फंड से, नगर निगम के फंड से, विधायक निधि के फंड से, अलग अलग सोर्सों का इस्तेमाल करते हुए हमने कोशिश किया, तकरीबन 70 से 80 लाख का सड़क निर्माण यहाँ कराया। अभी जो 2-3 सड़क बचे हुए हैं उसका भी लगभग टेंडर हो चुका है, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति नहीं बन रही है, या नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर का स्ट्राइक हो गया, तो उस कारण से उसका निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन वो भी हमें लगता है 1 आध महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद है पब्लिक टॉयलेट। आप यहाँ देखते हैं, सीनियर सिटीजन वुड बी द ब्रॉडर फैमिली ऑफ, जितने सीनियर सिटीजन हैं उन सब का हमारे पास एक जुड़ाव है। उन्हीं सब के लिए ये हॉस्पिटल, यहाँ एक सीनियर सिटीजन क्लब भी है, वहाँ सब उठते हैं, बैठते हैं, या उनकी कोई विशेष जिम्मेदारी परेशानी होती है उसको वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि पब्लिक टॉयलेट, हमने प्लॉट नंबर 11 में भी एक पब्लिक टॉयलेट, यहीं बाहर निकल के जाइएगा तो दिखाई देगा। पब्लिक टॉयलेट क्यों आवश्यकता है? टोटल 8,000 फ्लैट है। 8,000 फ्लैट के घर में आप मान के चलिए कि 6,000 ड्राइवर तो होंगे, 5,000 ड्राइवर तो होंगे, उनके घर में आने जाने वाले तो होंगे, 850 मकान है उनके तो लोग होंगे। पहले जहाँ तहाँ लोग यूरिनल करते रहते थे, यूरिन डिस्पोजल करते थे खड़ा होके, जो कि कहीं ना कहीं से समाज के खिलाफ भी लग रहा था। आज पब्लिक टॉयलेट बनने से कुछ हो ना हो, सिर्फ यहीं के लोग जो जिनके घरों में आते हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ नहीं है, जो बाहर में ऐसे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो जिनको दिक्कत होती है, वो भी इसका आके इस्तेमाल करते हैं, उनका सम्मान की रक्षा होती है। और 2 टॉयलेट, एक जीडीए के माध्यम से, एक नगर निगम के माध्यम से शहर के अंदर बनाया गया। उसकी आप आ जाइए क्लीननेस, तो क्लीननेस तो चलो ये नगर निगम कर रहा है। ब्यूटिफिकेशन एंड स्ट्रीट लाइट विथ मोर, फेज 1 फेज 2, यहाँ भी हमने झूला, प्लॉट नंबर 11 में भी झूला लगाया बच्चों के लिए, प्लॉट नंबर 10 में भी झूला लगाया बच्चों के लिए। प्लॉट नंबर 11 में भी 50 बेंचेस लगवाए, प्लॉट नंबर 10 में भी 50 बेंचेस लगवाए। प्लॉट नंबर 11 में मास्क लाइट लगवाए तो प्लॉट नंबर 10 में भी मास्क लाइट लगवाए। यहाँ पर एलईडी हम 2013 में ही लगा चुके थे जब हम यहाँ अध्यक्ष थे। तो प्लॉट नंबर 10 में एक मेन रोड है पूरा, उसमें हमने एलईडी लाइट कन्वर्ट किया था। और अब तो हम मैक्सिमम जो लाइट जहाँ मांग रहे हैं
उनको हम लोग लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। आप जितने पार्क हैं, आप पार्क जाके देख सकते हैं कि वार्ड 100 का एक भी पार्क ऐसा नहीं है जो आपको अपने बेहतरीन स्टेज में नहीं लगेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें RWA की भी अहम भूमिका होती है, लेकिन एक पार्षद होने के नाते जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है पार्कों की वो हम करते हैं। अब आपको सुनिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, वहाँ पर RWA ने 50 कैमरे लगा रखे हैं प्लॉट 11 में, यहाँ पर प्लॉट 10 में भी 50 कैमरे लगा रखे हैं। हमने कोशिश किया कि दोनों प्लॉट को मिला के एक और कैमरे का लिंक लगाया है, तो जितना मैक्सिमम हर गेट का निर्माण हुआ, गेट के ऊपर कैमरे लगाए गए, तो जितना सुरक्षा के मापदंड बढ़ सकते थे सभी RWA को सहयोग। ये जरूरी नहीं कि निगम कराए, हमने आपको पहले बोला हम मैनेजर हैं, हमको किसी भी सोर्स से कैसे भी व्यवस्था करके जनहित के लिए वो चीज़ तैयार हो जानी चाहिए। लोगों ने फोकस कर रखा है कि अगर पार्षद है तो नगर निगम जाएगा वहीं से जो चीज़ लगाएगा वही है। नहीं, हम एक तरीके से देखा जाए तो हम एक मैनेजमेंट की स्थिति में आज की तारीख में। उसके बाद लिखा हुआ है कि परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ सीवरेज प्रॉब्लम स्पेशली मेन रोड। यहाँ पर एक अलग से सीवर का लाइन भी अलग करने कहा गया, और GDA की गाड़ी निरंतर जब भी सीवर की यहाँ समस्या अटकती है तो बिना आपको आधा घंटा 24 घंटे के अंदर आपको GDA की गाड़ी पहुँचती है और वहाँ के सीवर की समस्या को सॉल्व करती है। जो पहले दिन भर जो हमने लिखा हम उसकी बात कर रहे हैं। अब लिखा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट इन वार्ड 100। जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बहुत कोशिश की गई, वहाँ लोग भी आते हैं, कई बार वहाँ पे डिमोलिशन भी हुआ, जो लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं वहाँ पे व्यवस्था की गई कि वहाँ भी एक मास लाइट लगाया जाए, वहाँ पेड़ पौधे लगाया जाए, लेकिन इसमें अभी मुझे उतनी सफलता नहीं मिली है। अब पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, चाहे गंगा वाटर हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे बिजली हो, UPPCL से सहयोग लेना पड़े, चाहे GDA के गंगा वाटर से सहयोग लेना पड़े, चाहे RWA से जुड़ के काम करना पड़े, इस शहर के लोगों को 5 साल में चाहे जिसके भी मदद से हुआ हो, कभी सीवर की प्रॉब्लम बहुत दिन तक नहीं रहने दिया, पानी की प्रॉब्लम नहीं होने दिया, और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत दिक्कतें आई, कई बार तार टूटा, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन हमेशा UPPCL इसको प्रायोरिटी पे लेकर काम करने का काम, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी पुराने ही है। ये अलग बात है कि 24 घंटा बिजली होने से लोगों को बहुत राहत मिली है, लेकिन पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ये टूट फूट हुए हैं। उसके बाद आपको है इंश्योरिंग क्लीननेस, चलो ये तो हो गया। हाँ, ये काम मैं नहीं करा पाया, बस ट्रांसपोर्ट टू एयरपोर्ट, देखिए मैंने इसको गोला मार्क लगा रखा, ये मैं नहीं करा पाया। लेकिन जो अभी बैटरी वाली इलेक्ट्रिक बस चलाया ही नगर निगम ने, उसमें से 2 बस मैंने इंदिरापुरम के लिए मांगा है। संभवतः 15 अगस्त के आसपास में ये दोनों बस इंदिरापुरम में चलना शुरू हो जाएगी। मेट्रो स्टेशन की हम लोग लड़ाई ज़बरदस्त मेट्रो लाने की कर रहे हैं। अभी हमने GDA VC और यहाँ एक आंदोलन भी चला हुआ है मेट्रो लाने के लिए, और हम स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं। हम उनके लिए टाइम के लिए वहाँ पर दिए भी, और संभवतः हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच के इस चीज़ को ले आएंगे। उसके बाद सारे AOA को कोऑर्डिनेट करके चलना, कोशिश करते हैं कि सारे AOA को कोऑर्डिनेट करके चलूँ। गार्बेज में किसी को, गार्बेज यहाँ पर था कि कूड़ा डालने का कोई जगह नहीं है, तो GDA से, नगर निगम से बात करके जो GDA का कूड़ा डालने का जगह है वहाँ पे यहाँ के लोगों का, यहाँ जो कूड़ा इकट्ठा होता है, यहाँ के सफाई कर्मी वहाँ जाके कूड़ा की व्यवस्था करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ मोहल्ला चिकित्सालय, यही मैं आपको जो बता रहा था कि हमने मंदिर के पास निर्माण किया है, आप उसका फ़ोटो देख के कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कैंप लगाते रहते हैं, जो किसी को पेंशन का हो, कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, लगभग हम 150 से ज़्यादा कैंप यहाँ लगा चुके हैं। उसके बाद वोटर लिस्ट, आपको मैं बता दूं कि हम स्वयं इलेक्टोरल वोटिंग डिपार्टमेंट से मिले हैं, और नगर निगम में भी इस बार जो MLA और सांसद का जो वोटर लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को, और वोटिंग के कम से कम वोटर कार्ड लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। इसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, तकरीबन 70 से ज़्यादा कैंप यहाँ लगाए जा चुके हैं। कितनी बार अनाउंसमेंट किया और कितने मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि सरकार के पास ये सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसकी व्यवस्था की गई है।
बाद में लोगों ने एक चीज़ कहा कि आप यहाँ पर गेट नंबर 3 और 4 भी बना दीजिए, ये लोगों का लिखा हुआ, हमारा लिखा हुआ। हमने प्रयास किया फंड अरेंज करने का, RWA के थ्रू उसको रूट करने का, और आज आप देखेंगे कि 3 नंबर और 4 नंबर गेट जो एक यहाँ पर एंट्री बहुत गंदा लगता था, वो आज अपने आप में खूबसूरत एंट्री है। ये है मेरा मैनिफेस्टो, और यही मैनिफेस्टो पे हमें काम करना, इतना ही पे काम करना। हमने जो बोला, हमने वादा पूरा किया कि नहीं। अब रही बात, भगवान ने इस बीच में कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पैदा किया। उस कोरोना के संकट में मैं आपको बता दूं कि शायद ही कोई दिन रहा होगा जो हम पब्लिक से नहीं जुड़े। पब्लिक के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था, पब्लिक के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, हमने एक यहाँ पर बनाया हॉस्पिटल छोटा सा, और उसमें बना के ये देखिए अभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा हुआ, 4-4 कंसंट्रेटर खरीदा और लोगों को डायरेक्ट हेल्प किया। सरकार ने जब यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरुआत की थी, हमें गर्व है कहते हुए कि शिप्रा सन सिटी में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ, और 1000 के 1000 लोगों को उस ज़माने में हमने कोऑर्डिनेट करके वैक्सीनेशन कराने का कार्य किया। कुल मिलाकर ये है हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना, और जो नहीं हुआ है उसके लिए पब्लिक कह देना अगली बार देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर आए तो, और नहीं जनमानस को कोई तकलीफ पहुंचती है किसी भी तरीके का, किसी के जीवन का पर्सनल प्रॉब्लम भी है, हम वहां खड़े रहे हैं। हम जनता के बीच में रहे हैं, गए हैं, किए हैं, जो मेरा कर्तव्य था। चुनाव आएगा, पार्टी का जिम्मेदारी है कि किसको टिकट देती है, जनता की जिम्मेदारी है कि अगर उसको लगता है कि क्षेत्रवाद और गुटवाद से हटकर उनको लगता है कि हाँ हमारे सेवा में कोई त्रुटि नहीं रही है, तो मुझे वोट देगी। यानी विकास के मुद्दे पर आप पूरी तरह से लोगों के बीच में विकास, मानवता, विकास अकेले मत छोड़िए, विकास, मानवता, अपनी दृढ़ संकल्पता, ये 3 ऐसा विषय है। उस 3 विषय पर हम वोट, अगर चुनाव में खड़े हुए पार्टी टिकट दी तो हम वोट मांगेंगे। और कहते हुए मुझे हिचक नहीं है, मैंने 8000 परिवार जोड़ा है, ये हमारा परिवार का हिस्सा है, और परिवार अपने मुखिया को नज़रअंदाज नहीं करेगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने तमाम पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जैसा कि आप भी जानते होंगे सब सारी चीज़ें धीरे धीरे, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, लोगों का लगातार लोगों के संपर्क में भी आप रहे होंगे। एक बड़ी समस्या है, आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में ओवरफ्लो की समस्या, यानी थोड़ा सा बारिश हुई उसके बाद पानी की समस्या हो जाती है। दूसरी एक समस्या है कि जैसे GDA जो मानक तैयार करता है, GDA के जो फ्लैट्स होते हैं उनका जैसे मानक होता है कि 3 मंजिला है, उसके ऊपर लोग 4 मंजिला बना लेते हैं, अतिक्रमण करके बाउंड्री वाल बना लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनसे आप कैसे निपटते हैं? बेसिकली होता ये है कि जिनसे आप कहने जाते हैं कि भाई आपने 4 मंजिला का निर्माण किया है, वो भी आपके वोटर होते हैं, तो उनको आप समझाकर ही सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक बहुत कठिन चैलेंज है, आपका एकदम सही प्रश्न है। अगर सच पूछिए तो इसका दोषी GDA भी है। 2007 से लेकर 2012 तक कोई शक नहीं है कि जहाँ 3 फ्लैट बनने थे वहाँ पर 9 फ्लैट बने, सीवर के ऊपर जोर डाला गया, और GDA अपने आप को बचाने के लिए सीवर का फ्लो हो तो रोड पर न जाए, नाले से कनेक्ट कर दिया, और जब नाले से कनेक्ट कर दिया, जब बारिश के दिनों में नाला भर जाता था तो पूरा सीवर रोड पर आ जाता था बारिश के दिनों में। और इसकी जिम्मेदारी में सिर्फ GDA नहीं है साहब, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, एक जनता की है। जनता ने अपने लोभ में बसीभूत होकर इमारतें बनाई, और जो आदमी रोकने गया उसको खरीदने का प्रयास किया, और जो रोकने गया अगर नहीं खरीद पाया तो उसको बदनाम करके रोकने का प्रयास किया। और ये हालत ही है इंदिरापुरम की। अगर सबसे बड़ी समस्या आज के तारीख में कुछ है, अभी मैंने अपने वार्ड में नाला को साफ़ करके रिपेयरिंग कराना शुरू किया, और बारिश से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरा नाला साफ करा देंगे। लेकिन वार्ड 100 तो इंदिरापुरम में नहीं है। इंदिरापुरम तो 4.5 लाख आबादी का क्षेत्र है, ये 7 पार्षद हैं यहाँ पे जो GDA ने इस मामले में
जो ढिलाई बढ़ती है वो कहीं ना कहीं से टोटली अनप्रोफेशनल है। और हमें कहते हुए हिचक नहीं है कि जो भी पूर्वत्व में जीडीए में अधिकारी रहे होंगे उन्होंने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी इंदिरापुरम की। इंदिरापुरम जैसे पॉश कॉलोनी को भ्रष्टाचार की बलि में रेल बना दिया। नहीं तो यहाँ पर सीवर सिस्टम भी पर्याप्त है, वाटर सिस्टम भी पर्याप्त है, लेकिन ये जहाँ एक फ्लोर बनना था वहाँ 16 फ्लैट बनाए गए। जिसको जितना मन हो रहा कर रहा है, और वही सबसे ज़्यादा आंदोलन भी करते दिखेगा आपको। तो जो मानवकृत समस्या है वो एक समस्या तो है। नगर निगम और जीडीए अगर देखा जाए तो जनहित के मुद्दों को लेकर आप दोनों में कितनी सामंजस्य जो है, कितना सामंजस्य आप लोग बनाकर चलते हैं? क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो दोषारोपण करना वो सब सारी चीज़ें तो जायज़ हैं, लेकिन समस्या का हल हो जाना ये बड़ी बात है। देखिए, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम जी दोनों दो धुरी है जी। सच्चाई तो ये है कि 20 साल पहले ये कॉलोनी बना तो एकदम चाहे बढ़िया काम करे चाहे बेईमानी करे, मेंटेनेंस रख रखाव करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, निर्माण की जिम्मेदारी जीडीए की है। कोई चीज़ जितना दिन छोड़ दोगे, मेंटेन नहीं करोगे, उतना खराब होगा। मेंटेनेंस एक रेगुलर प्रक्रिया है और रेगुलर प्रक्रिया के तहत मेंटेनेंस करनी चाहिए। बहुत संघर्ष करना पड़ा, आपको बता नहीं सकता हूं। कम से कम 5 साल में जितनी बार नगर निगम में बैठक हुई हम आंदोलन करते ही रहे। हाई कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट में भी लड़े, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद से साल के ख़त्म होने के 3 महीना पहले, या कहें कि नगर आयुक्त और जीडीए वीसी का कुछ तालमेल रहा, मेयर का दबाव रहा और कुछ हाई कोर्ट का दबाव रहा, जो आज 3 चीज़ हैंडओवर हुआ है, हो रहा है, जिसमें स्ट्रीट लाइट है, जिसमें पार्क है, जिसमें साफ़ सफाई है। ये 3 चीज़ अभी हो रहा, क्योंकि 4.5 लाख जनता का कौन देखरेख करने वाला होगा ये अभी तक क्लियर नहीं था। लेकिन इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है और ये यहाँ के इंदिरापुरम के एक एक जनता को मालूम है। तो हमें लगता है कि अब जाके हम दोनों को क्लोज ला पाए हैं। अब आगे देखिए होता क्या है, इसमें कहीं छलावा होता है या ईमानदारी से ये तीनों हैंडओवर होते हैं, ये एक समय बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि परिस्थितियाँ सुधरेगी, सुधरनी चाहिए। इंदिरापुरम गाजियाबाद का चेहरा है और चेहरे को ख़राब करने के पीछे अगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या नगर निगम स्वयं पड़ जाएगी तो पूरा शरीर का रूप दिखाई देगा, चाहे वो लाख चमका के क्यों न छोड़ दे। ये बात जीडीए और नगर निगम दोनों को समझ आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी परिवर्तन दिखेगा। सर, अब कुछ सवाल जो है आपके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करना चाहेंगे। शुरुआत में जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप मीडिया में लंबे समय से थे, इसके बाद आप राजनीति में आए, और अब आगे क्या कुछ चीज़ें होंगी? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हम जब जिस फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो कोशिश यही रहती है कुछ न कुछ और बेहतर किया जाए। तो आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, फिर ये काउंसलर्स का चुनाव है। मैं आपको अपने बारे में छोटा बता देता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया हुआ एक छात्र हूँ और उसके बाद हमने एमबीए किया। हमने अपने कैरियर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग भी किया और वहीं से हम जीटीवी गए, वहीं से फिर जी न्यूज़ की ओर आए। ये हमारा अध्ययन रहा। आज भी मैं लॉ के, अब एक बार लॉ किया लेकिन जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी ख़राब आ गई कि 2 साल के बाद हमें वो पढ़ाई रोकना पड़ा। अब मैं दोबारा 4 साल 5 साल बाद जब जीवन थोड़ी सुकून में आई है तो मैं फिर से लॉ कर रहा हूँ और अभी मैं 2nd ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ, अब आखिरी साल बचा। ये तो मेरा अपना शैक्षणिक रहा। मुझे माँ काली के आशीर्वाद से मेरा एक संभ्रांत पढ़ा लिखा परिवार है। मेरे पिताजी सेफ्टी ऑफिसर रहे, माँ प्रोफेसर रही, मेरा बड़ा भाई एक कंपनी में डायरेक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास करके बेहतर नौकरी कर रहा है। भगवान ने कोई दिक्कत नहीं दी है। हमने एक रास्ता ढूंढा। आप एक साधारण एनजीओ बना लीजिए, कुछ बना लीजिए तो गिरगिरा के काम करना पड़ता है।
मेरे अंदर शायद एक कमी रही कि मैं गिड़गिड़ा नहीं पाता हूँ। मैं अगर ज़रूरत है समाज को, मैं प्रेम से मांगूंगा, नहीं मिलेगा समाज के लिए तो मैं लड़ के लूँगा। ये शायद मेरी एक मूल व्यवहार है। अगर समाज को ज़रूरत है तो मैं पहले भिक्षा मांगूंगा, भिक्षा नहीं मिलेगी तो मैं फिर संघर्ष करके मांगूंगा, छीनूंगा। ये मेरा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है। और यही कारण रहा कि हमने अच्छी नौकरी करी, जी टीवी में, जी न्यूज़ में रहे, जी न्यूज़ के बाद हम स्टार न्यूज़ में रहे, स्टार न्यूज़ के बाद टाइम्स नाउ में रहे, उसके बाद ब्लूमबर्ग यूटीवी में रहे। हम अच्छे चैनलों में, एक समय इज्जतदार चैनलों में काम किए। हमने अपने जीवन काल में फिल्म भी बनाई। हम अपने रास्ते को लेकर चले जिस तरह से हम चल सकते थे। और जब हम समाज सेवा में आए हैं और वो निर्णायक जगह को ढूंढने के लिए आए हैं जहां से हम समाज में परिवर्तन का निर्णय ले सके, जहां पे हम जबरदस्ती परिवर्तन कराने में सक्षम हो सके। अन्यथा अन्य कई जगह हैं जहां हमें भिक्षुक बनना पड़ता, और भिक्षुक बनना हमें स्वीकार नहीं। हम अब रास्ते पे निकल चुके हैं, जो सामने आएगा तैयार हैं। हम मोदी जी के दीवाने हैं, योगी जी के दीवाने हैं, क्योंकि मैंने इनको निर्णय लेते भी देखा है, निर्णय पर खरा रहते भी देखा है, और निर्णय कैसे इम्प्लीमेंट हो उसको भी देखा है। मैंने इस शहर के अंदर 2013 में जब हम यहाँ अध्यक्ष थे तभी हमने एलईडी लाइट लगाया था। मुझे खुशी हुई कि जब 2014, और सुनिए बता और था, तो जब मैं यहाँ अध्यक्ष था तो एलईडी लाइट लगाकर 1 लाख की बिल को हम 15,000 पर लेकर आए थे। और जब मोदी जी आए तो उन्होंने एलईडी को एक अभियान बनाया। तो मुझे लगा कि स्वभाव सोच मिलता जुलता है, इसलिए उनका अनुयायी बन गया और अभी उनके पथ पर चला हूँ, लेकिन मुड़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं चला हूँ। अच्छा, एक चीज़, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक प्रश्न और है सर, बेसिकली क्या है, अब आप एक काउंसलर के तौर पर काम कर रहे हैं, लगभग कार्यकाल बीत चुका है, आगे फिर से चुनाव होने हैं, इसके बाद क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? क्या आप कभी जो है ये अपेक्षा रखेंगे कि हमको एमएलए का टिकट मिले बीजेपी से? पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ में आपने अब तक जो पार्टी के लिए काम किया है उसको लेकर पार्टी आपको कितना जो है स्नेह देती है, किस तराजू पर आपको तौल रही है? देखिए, जब हम राजनीति में और चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं ये तो कतई नहीं कह सकता कि जी मैं पार्षद पे ही ज़िंदगी ख़त्म करूँगा, जो पार्टी कहेगी वो देखूँगा, करूँगा। नहीं, सब झूठा वक्तव्य है ना। राजनीति करने वाला हर व्यक्ति ये सोच रखता है कि वो ऊंचाई पर पहुँचे। भले ऊंचाई पर पहुँचने के लिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है या नहीं करता, ये उसका विषय है, लेकिन हर कोई सोच रखता है भले पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने कह दे कि भाई जो पार्टी कहेगी हम तो वही करेंगे। सच्चाई तो यही है। हर आदमी अपना फुटप्रिंट बना। अब तो मेरा कैरियर यही है। एक आप इंजीनियर से पूछिए कि क्या वो किसी कंपनी में मैनेजर है तो जनरल मैनेजर बनना नहीं चाहेगा। अच्छा सर, एक बड़ी अच्छी बात, मतलब आपने बड़ी बेबाकी के साथ ये चीज़ एक्सेप्ट की है। बाकी लोगों का वास्तव में यही कहना होता है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम उसका पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। ये चीज़ मतलब वाकई में सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं, जो भी राजनीतिक चीज़ से हैं, ऊंचाई पर काम करना है। देखिए, महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं 20 साल से इस शहर को अध्यक्ष के तौर पे, सचिव के तौर पे, एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे और आज पार्षद के तौर पे हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए सत्य असत्य, दुख सुख से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना घर परिवार, अपना कमाई, अपना जिंदगी का सोच सबको त्यागा कुछ पाने के लिए ना। और जब वो पाना क्या है हमारा, कि हमारा फुटप्रिंट बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी से कार्य कर सके, हम परिवर्तन दिखा सके कि परिवर्तन होता कैसा है, उसका स्वाद कैसे होता है। और हम इस जुनून पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हम आपके चैनल पर बैठ के अगर ये झूठ बोल दें कि हाँ जो हमको कहेगा हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, ये सब मौखिक बातें, और हम इस सब चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते। एनबीसी हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, वार्ड नंबर 100 से काउंसलर हैं, सिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद से। इनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वो मानक तैयार किए जाएंगे जिससे समाज का पूरी तरह से विकास हो सके।
अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो देश और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।